जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और वीडियो शुरू करने के पहले सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां मेरी तरफ से। आज का विषय हमारा बड़ा ही एक रोचक विषय है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है, इसको शुरू करने के पहले कि काफी लोगों के मन में एक संशय है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में जो भी आई है, जिसको अपन नया नाम दे रहे हैं 5+3+3+4, इसका आंकड़ा लोग समझ नहीं पा रहे, समझने में भ्रामकता हो रही है। तो आज इसके बारे में हम एक विस्तृत जानकारी या विस्तृत गहन अध्ययन के साथ प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने, जिससे आपको मैं एक सरल कहानी के माध्यम से, एक छोटे से लघु कथा के माध्यम से, एक सरल भाषा के माध्यम से आपको इस जानकारी को मैं बेहतर ढंग से बता सकूं। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में, जिसको 5+3+3+4 का नाम दिया गया है। आइए जानते हैं इसके कुछ थोड़े से इतिहास के बारे में कि हमारे भारत में शिक्षा नीति की शुरुआत कब से हुई। शिक्षा नीतियां तो अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन हम एक छोटी सी मध्यकालीन की बात करें तो 1964 और 66 में जब कोठारी आयोग बना था, दौलत सिंह कोठारी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। कोठारी आयोग के सिफारिशों पर उनकी जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के आधार पर उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिक्षा नीति को लागू करने का प्रथम प्रयास किया था भारत में, हमारे स्वतंत्र भारत में। उसके बाद उसमें कुछ बदलाव करके 1986 में जो शिक्षा नीति आई, जिसको हम 10+2+3 के नाम से अभी तक जानते थे, यानी कि वर्तमान जो पद्धति चल रही थी वो 1986 की जो शिक्षा नीति थी 10+2+3, जिससे आप और हम हमेशा के लिए रूबरू हैं, जानते हैं उस बात को। लेकिन उसके अलावा जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें क्या बदलाव है, क्या विविधता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो 1920 की जो नई शिक्षा नीति है 5+3+3+4, उसमें इसके जो मुखिया हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंजन जी, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। हमारे इसरो है, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन जी इसके अध्यक्षता कर रहे हैं और पिछले 2 साल के ऊपर इसके ऊपर वो काम कर रहे थे और उन्होंने इसमें ढेर सारे बदलाव किए हैं, ढेर सारा परिवर्तन किया है। तो सबसे पहला परिवर्तन मैं बताऊं आपको कि अभी तक हमारे शिक्षा विभाग के सबसे हाई अथॉरिटी को हम MHRD के नाम से जानते थे। MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो उसका नाम बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब नाम हो गया है सीधे एक शब्दों में शिक्षा मंत्रालय। सबसे पहला परिवर्तन यही हो गया कि हमारा जो मंत्रालय था, जिसको हम MHRD बोलते थे, उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के नाम से दे दिया। अब बात करेंगे पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में अंतर क्या है। तो पुरानी शिक्षा नीति जो थी उसमें क्या था 10+2+3, तो अभी हम 3 को थोड़ा सा साइड रखते हैं, हम 10+2 की बात करते हैं, जो हर राज्य का बच्चा उसको फॉलो करता है स्टेट लेवल पर 10वीं के बाद 2 साल 12वीं की पढ़ाई। तो जो 10+2 है, इसके बारे में हर राज्य आपको चर्चा करता था, हर राज्य के निगरानी में आप 10+2 करते थे। हर राज्य का अपना अलग अलग बोर्ड होता था, जैसे सीटी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपने नाम सुना होगा CBSE बोर्ड। अब इस दायरे में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। पहले क्या था कि बच्चा 6 वर्ष के बाद शिक्षा प्रारंभ करता था। क्या होता था, 6 साल की उम्र में क्लास 1 में एडमिशन लिया और वो 10 साल तक पढ़ता था, 1 से लेके 10वीं तक। और 10वीं पूरा होने के बाद उसका दूसरा स्टेज था 11 और 12, 2 साल का स्टेज 11-12, यानी 12वीं पास करने में उसे 18 साल का समय देना पड़ता था। अब इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बस समझने की बात है कि इसमें बदलाव हुआ क्या है। पहले क्या था कि 6 साल का जब बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता था, तो स्कूल जाने से डरता था, तो स्कूल जाने में उसको हिचकिचाहट लगती थी। इसका मूल कारण क्या है कि बच्चा 6 साल तक अपने घर में, परिवार में, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ कई तरह के खेल खेल चुका है। आपने और हमने भी खेला है। घर में बच्चों के साथ छोटे छोटे खेल बच्चे आपस में खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, आपस में चोर सिपाही खेलते हैं, आपस में कुछ साइकिल के पहियों को लुढ़काते हैं, डगराते हैं। ये सब ढेर सारी गतिविधि बच्चा घर पे कर चुका होता है। और 6 साल की उम्र में जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, तो वो स्कूल जाने में बिल्कुल एकदम हिचकिचाता है, वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, उससे कतराता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो क्या किया है
बिल्कुल एक अच्छा सा जीवन, कहते हैं सबसे बेहतर जीवन बचपन की अवस्था होती है। वो बचपन का जीवन जी चुका है अपने घर परिवार, अपने पास पड़ोस के साथ। अब उसको स्कूल जब भेजते हैं तो उसको एकांतवास लगता है, स्कूल का माहौल उसे पसंद नहीं आता है, इसलिए बच्चे स्कूल से भागते हैं। एक छोटी सी कहानी इस पे याद आ गई कि एक बार क्या होता है, एक कसाई एक बकरे को खींच कर ले जा रहा होता है और बकरा उससे छूट कर भागने का प्रयास करता है। तभी एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा ये कौन है, इसको क्यों ले जा रहा है? तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा एक कसाई है, ये बकरे को काटने के लिए ले जा रहा है। तो बच्चा क्या बोलता है, मुझे लगा स्कूल ले जा रहा है। मतलब बच्चे के मन में एक इतना बड़ा बोझ बना हुआ है स्कूल के नाम से। आप देखे होंगे बच्चे रोते बिलखते स्कूल जाते हैं, हम जबरदस्ती बस बैठा के आते हैं। इन सब बातों को सोचते हुए इस नई शिक्षा नीति 2020 में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के स्तर पे सभी से सुझाव लिया गया है। अभी तक का सबसे बड़ा कमीशन या कमेटी कहा जाएगा इसको, कि सबसे लंबे समय से इसमें सुझाव इकट्ठा किया था कि आपकी क्या समस्या है। छोटी से छोटी समस्या का ध्यान दिया गया है। तो जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चे स्कूल के नाम से डरने लगे हैं, स्कूल के नाम से बोझिल होने लगे हैं, या बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा परिवर्तन किया 5+3+4। अब इसमें क्या है, पुराना को छोड़ देते हैं, पुराने को हमने चेंज कर दिया, पुराना हमारा बंद हो जाएगा। अब नई शिक्षा नीति में क्या है, 3 वर्ष के बाद शिक्षा प्रारंभ करना। बच्चा 3 वर्ष का जब हो जाता है, यानी वो चलना फिरना शुरू कर देता है, छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देता है और घर तक सीमित रहता है। 3 साल के बाद ही बच्चा घर के बाहर निकलता है। 4, 5, 6 साल का बच्चा घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलता है। जो माहौल वो दोस्तों के साथ बनाकर खेलता था, जिस खेल के लिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि हम अपने दोस्तों के साथ खेलें, घर परिवार में मौज मस्ती करें, उसी चीज को 2020 के नई शिक्षा नीति में विद्यालय में कर दिया गया है। अर्थात बच्चा अब मात्र 3 साल के बाद ही विद्यालय में पढ़ाई करना शुरू कर देगा। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम जो खेलता है घर पे, अब घर पे मत खेलो, अब जाके विद्यालय में खेलो, विद्यालय में सीखो, विद्यालय में बच्चों के साथ मिलो। इसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसका फायदा क्या हुआ है कि जो बच्चा जिस दोस्तों के लिए स्कूल जाने से कतराता था, अब वो क्या करेगा, 3 साल की उम्र में विद्यालय जा रहा है, विद्यालय में जो खेलना मिलेगा, विद्यालय में उसको पेंटिंग करने के लिए मिलेगा। आप देख रहे हैं इस 5 साल को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। जो पहला 5 है इसमें का, इसको समझते हैं सबसे पहले। ये नई शिक्षा नीति में पहले 5 का मतलब क्या है, उसमें दिया 5+3+3+4। पहले 5 का मतलब क्या है, पहले 5 को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। आप देख पा रहे होंगे 3 वर्ष और 2 वर्ष। इस 3 वर्ष में बच्चा क्या करेगा, वो अपने स्कूल जाएगा, पेंटिंग सीखेगा, खेलेगा, मस्ती करेगा, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बनाएगा, लंच करेगा, घूमेगा, जो कुछ भी करेगा वो विद्यालय के कैंपस में करेगा। पहले वो कहा करता था, अपने गांव में, अपने गली में, अपने नुक्कड़ में। यही एक मेन जड़ है, एक कारण है बच्चे के स्कूल न जाने का। हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें 5 साल के बाद हम बच्चों को जब स्कूल भेजते थे प्राइमरी विद्यालय में, तो बच्चे बस मध्याह्न भोजन खा के वापस आ जाते थे, चलो खेलने जाएंगे। लेकिन उसी दर्द को समझते हुए जो नई शिक्षा नीति लागू की 2020 में, उसमें इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। मैं लिखा हूं PPM, प्ले, पेंटिंग और मस्ती। बच्चा शुरुआती के 3 साल बच्चे को बस्ते के बोझ से बिल्कुल छोड़ दिया गया है। बच्चे के बोझ, जो बच्चा है उसको बस्ते का जो बड़ा सा बोझ हुआ करता था उससे मुक्त कर दिया गया है। डर से आजादी कर दी गई है उसको, डर से बिल्कुल आजाद। बेटा दोस्तों तुम अपने घर में खेलते थे, अब घर में ना खेलो, आओ स्कूल में। शुरू का 3 साल बच्चा स्कूल में केवल खेलेगा, पेंटिंग बनाएगा, गाने गाएगा, जो उसका मन करे, कपड़े गंदा करे, कूड़े खेदे, कुछ भी करे, उसकी मर्जी। इससे क्या होगा कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना सीख जाएगा और शुरू से ही एक फ्रेंड सर्किल बन जाएगी और वो बार बार भाग के स्कूल आना शुरू करेगा। क्यों? जो बच्चे स्कूल जाने से डरते थे वो बच्चा अब स्कूल जाने के लिए उत्सुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल में खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए ढेर सारे प्ले स्कूल के इंस्ट्रूमेंट, खिलौने दिए जाएंगे बच्चों को कि लो तुम खेलो, एंजॉय करो। और टीचर्स की व्यवस्था भी ऐसे ही की जाएगी कि आप बच्चों को एक टीचर की तरह ट्रीटमेंट ना दे, बच्चों के साथ एक गार्जियन के जैसा, एक अभिभावक के जैसा व्यवहार करें। इसलिए ये सबसे बेहतर हो गया है। बस्ते के बोझ और डर से आजादी मिल गई बच्चों को। और शुरू का 3 साल बच्चा वहां हो गया, मतलब 5 साल, जो पहला 5 साल, 5 में 3 साल बच्चा प्ले, पेंटिंग करेगा, उसमें कोई परीक्षा उठा नहीं होगी। बच्चे को 3 साल बस स्कूल में रहने की आदत डाली जाएगी।
अगला 2 वर्ष, 5 वर्ष में 3 साल तो बच्चा खेलेगा, पेंटिंग बनाएगा, मस्ती करेगा। अब 2 वर्ष क्या करेगा, 2 वर्ष में क्लास 1 और 2 पढ़ेगा। क्लास 1 और 2 में उसकी पढ़ाई की जाएगी, उसे वर्णमाला, ABCD, क ख ग छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान दिया जाएगा और इसमें भी कोई परीक्षा नहीं होगी। ये जो पहला 5 साल का दायरा है मैं बता रहा हूं, इस 5 साल को कहा गया है फाउंडेशन एजुकेशन। ये एक आधारशिला होगी बच्चे की, जिसमें बच्चा 3 साल तक खेले कूदेगा, उसमें कोई परीक्षा पढ़ाई लिखाई नहीं होगी और अगले 2 साल तक वो क्लास 1, क्लास 2 की पढ़ाई करेगा, जिसमें छोटे शब्द ABCD, क ख ग अपने हिसाब से, अपने मातृभाषा के हिसाब से वो पढ़ाई कर सकेगा। उम्मीद करता हूं आपने पहले 5 को समझ लिया होगा। अब दूसरे 3 की बात करते हैं। इसमें जो दूसरा है 3 वर्ष, इसमें क्या करना है। इस 3 साल में बच्चा क्लास की बात करें तो 3री, 4थी और 5वीं कक्षा की पढ़ाई करेगा। अगले 3 साल में बच्चा 3री, 4थी और 5वीं कक्षा की पढ़ाई करेगा, जिसके दौरान ये जो भी पढ़ाई होगी वो खेल विधि होगी, गतिविधि आधारित होगी। बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ नहीं दिया जाएगा, बहुत लंबा बर्डन नहीं होगा। रटंत विद्या का बिल्कुल यहाँ पे खंडन किया गया है। गतिविधि और खेल आधारित शिक्षा, बच्चों को गतिविधि और खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इस दूसरे अवस्था में जो 3 साल की अवधि है, बच्चा 3, 4, 5वीं में पढ़ेगा और करके सीखने पर बल दिया गया है। बच्चों को हर चीज में गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाएगा, करके सीखने पर बल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मातृभाषा में शिक्षा होगी। ध्यान रखेंगे, मातृभाषा में शिक्षा करने पर बल दिया गया है। बच्चा अगर मराठी चाहता है तो मराठी में चाहे, हिंदी, अगर वो चाहता है संस्कृत पढ़ना, वो चाहता है भोजपुरी पढ़ना, छत्तीसगढ़ी पढ़ना, वो जिस भाषा में शिक्षा लेना चाहता है उस भाषा में शिक्षा ले सकता है। लेकिन वहीं पे अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का एक विकल्प दिया गया है कि आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, आप मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अंग्रेजी मीडियम ही पढ़ना चाहते हैं या जो विद्यालय अंग्रेजी विद्यालय ही चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। एक विकल्प के रूप में अंग्रेजी का बोझ बिल्कुल हटा दिया गया है। आप चाहें तो अपने बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दिलवा सकते हैं, आप चाहें तो अंग्रेजी का सहारा आप ले सकते हैं। समग्र विकास पर विशेष बल दिया गया है। कक्षा 3, 4 और 5 में बच्चे के नैतिक विकास, बच्चे के शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चा क्या करे, आगे बढ़े। और 3 और 4, 5 में वार्षिक परीक्षाएं होंगी, बच्चे का एनुअल एग्जाम होगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी भ्रांति हो गई है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे भारतीय लोग अंग्रेजी अगर बोलना जानते हैं, इसका बड़ा फायदा होता है। विदेशों में इसी अंग्रेजी के दम पे उनको ढेर सारी नौकरियां मिल जाती हैं। अगर सारे बच्चों ने अपने मातृभाषा में पढ़ना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं उनको भारत के बाहर जाके नौकरी करने में दिक्कत होगी। हो सकता है सरकार इसके बारे में कुछ बाद में विवेचना करेगी, कुछ बदलाव करेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि कक्षा 5वीं तक बच्चा अपने मातृभाषा में पढ़ेगा। अंग्रेजी भाषा को मात्र एक विकल्प के रूप में लिया गया है। तो ये आपका दूसरा पैटर्न था, 5 के बाद 3। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले 3 के बारे में। आपने अभी तक चर्चा कर लिया हमने 5 + 3। अब अगला 3 क्या है भाई? अगला 3 होगा 3 साल का, इसको हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। इसके पहले 3 साल था, क्लास 3, 4, 5, उसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोल रहे थे। अब तीसरे स्टेज को हम बोल रहे हैं मिडिल स्टेज। इसके पहले भी यही पाठ्यक्रम हुआ करता था, 5वीं के बाद 3 साल, सेम वैसे ही है, 5वीं के बाद 3 वर्ष। इसमें भी बच्चा जो है क्लास 6, 7, 8, 7वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं की पढ़ाई करेगा। अगर हम विषय की बात करें तो बच्चा इसमें गणित, विज्ञान, कला के अलावा अन्य किसी एक भारतीय भाषा का भी अध्ययन कर सकेगा, वो भी बेहिचक। बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल अपने सभी विषयों के साथ साथ किसी भारतीय भाषा का भी ज्ञान ले सकेगा। ये भी पढ़ाई आपकी बिल्कुल मातृभाषा में दी जा सकती है। जो छात्र है वो गणित, विज्ञान, कला के अलावा किसी एक भारतीय विषय का भी इसमें अध्ययन कर सकेगा। आगे देखते हैं कक्षा 6, 7, 8 में और क्या बदलाव हुआ है। व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया गया है। बच्चे को इसी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का ट्रेनिंग दिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान किया जाएगा, जिससे अगर बच्चा आगे पढ़ाई नहीं करता है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे स्थिति में बच्चा अपने आप को एक व्यावसायिक रूप में उतार सके 8वीं के बाद। अगर वो बढ़ई बनना चाहता है तो बढ़ई बना दो, उसको बढ़ई की ट्रेनिंग दो। सिलाई कढ़ाई लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषक सेवाओं के बारे में, या अन्य ढेर सारे जो छोटे मोटे कल कारखाने उद्योग है उसके बारे में व्यावसायिक शिक्षा का पूर्ण रूप से अध्ययन कराया जाएगा। और इसी स्तर पे
जो हम मिडिल स्टेज की बात कर रहे हैं, इसी स्टेज में कंप्यूटर कोचिंग शिक्षा प्रणाली का भी समावेश किया गया है। अमेरिका से ढेर सारे सॉफ्टवेयर बनकर आना शुरू हो गया है। क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कोडिंग के बारे में जानकारी देना हम शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे का जो बेस है वो कंप्यूटर बेस हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ कंप्यूटर बेस हो गया है। हर जगह गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई है। इसलिए बच्चे को क्लास 6 से ही हम कंप्यूटर कोडिंग की क्लास देना शुरू कर देंगे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को तमाम विषयों के साथ साथ एक भारतीय भाषा का भी अध्ययन करने का हक होगा, अधिकार होगा, वो चाहे तो अध्ययन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंतिम पड़ाव 4 ईयर वाले पे। अभी तक हमने समझा 5, 3 और 3। अब बात करें अगला आखिरी से, जो आखिरी में 4 है वो क्या है। जब हम पहले पढ़ते थे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सेम वही प्रक्रिया है। इसमें भी इस 4 साल के दौरान चौथे स्टेज में हम कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं में पढ़ाई करेंगे। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। बदलाव क्या है कि इसमें रुचि के अनुसार विषय का चुनाव कर सकते हैं। अक्सर पहले हमको देखा जाता था, या हम लोग भी पढ़ाई किए हुए हैं, कि 10वीं के बाद हमको विषय का चुनाव करना होता था कि आप आर्ट्स लेंगे, आप साइंस लेंगे, आप बायो लेंगे, आप मैथ लेंगे, कॉमर्स लेंगे। ये 3-4 तरह की विधाओं में हमको बांट कर रखा जाता था। और कहीं ना कहीं हम आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे को एक छोटी दृष्टि से देखा जाता है। आर्ट्स वाले हैं मतलब कमजोर बुद्धि के हैं, ये कॉमर्स वाले हैं, ये किसी काम के नहीं है। मतलब वैल्यू किसको है, बायो और मैथ को। डिमांड किसकी है, बायो और मैथ की। और आर्ट्स और कॉमर्स बहुत कम लोग पूछने वाले हैं। तो इससे बच्चे के अंदर हीन भावना आती थी। कई बार बच्चे के अंदर कॉमर्स तो पढ़ रहा है पर बायो के पीछे लगाव है उसका, पर बच्चा पढ़ नहीं सकता। क्योंकि पुरानी शिक्षा प्रणाली में क्या था, अगर आप आर्ट्स पढ़ेंगे तो आर्ट्स के विषय, साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के सब्जेक्ट, और मैथ पढ़ेंगे तो मैथ के विषय। लेकिन इसमें एक बड़ा अमूल चूक परिवर्तन किया गया है कि बच्चा अपने रुचि के आधार पर कोई भी विषय ले सकता है। बच्चा चाहे तो मैथ का गणित ले सकता है, विज्ञान साइंस से विज्ञान ले उठा लिया, कला वर्ग और कॉमर्स, ये चारों विषय एक साथ पढ़ सकता है। वो उसकी मर्जी, वो चुन सकता है। मुझे जो पसंद आए मैं वो विषय पढ़ूंगा, आप रोक नहीं सकते। पहले क्या था कि 10वीं के बाद एक स्ट्रीम बनता था, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। अब वो स्ट्रीम को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब इसमें कोई खंडन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसको हम इंटर कॉलेज में 9 से लेकर 12वीं तक की बात करें तो इसमें बेहद बदलाव किया गया है कि बच्चा जो विषय चाहे उस विषय के माध्यम से अध्ययन कर सकता है। जो कक्षा 8वीं तक जो परीक्षाएं थी वो आपका वार्षिक स्तर पर हो रहा था, लेकिन यहाँ जो परीक्षा है इसका थोड़ा प्रणाली बदल गया है। ये सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं होंगी। बच्चा ये 9वीं, 10वीं, 11 और 12वीं में 4 साल की जो पढ़ाई करेगा, इसकी जो परीक्षा होगी वो सेमेस्टर सिस्टम होगी। बच्चों पर सिलेबस का दबाव नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ो उसका पेपर दो, फिर पढ़ो फिर पेपर दो, और बच्चे अपने मनपसंद विषय को चुन सकते हैं। इसमें आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस के जो विसंगतियां थी उसको दूर की गई है। बच्चा जो चाहे वो विषय चुन सकता है। अगर आपको 9वीं में चुनना है कि मैं गणित भी पढ़ूं, विज्ञान भी पढ़ूं, आपको कला भी पढ़ना है, आपको कॉमर्स भी पढ़ना है, तो आप बेशक सारे विषयों का मिक्सअप चुनाव कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल ऑप्शन है, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। आगे देखिए परीक्षा प्रणाली में सेमेस्टर सिस्टम। इसके पहले जो भी परीक्षा थी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक वार्षिक परीक्षा हो रही थी। अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। कक्षा 9 से जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर सिस्टम हो जाएंगी। आपको हर 6 महीने पे परीक्षा देना होगा और हर 6 महीने पे आपके नंबर प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं रटंत्र प्रणाली समाप्त। जो रटने की विधा थी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा कहलाते हैं, या उनका जन्म ऐसे हुआ, ये सब ये तारीख इतिहास इस सब को अब हटा दिया गया है। अब एक बात सबसे अच्छी बात आ रही है, आलोचनात्मक अध्ययन को प्रारंभ किया गया है। आलोचना के माध्यम से हम पढ़ाई करेंगे और इसमें क्या होता है, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। कि वहां प्रश्न आया कि महात्मा गांधी अगर हमारे भारत की आजादी के लिए प्रयास ना करते तो भारत की स्थिति क्या होती। मतलब आपके अंदर एक नवीन संकल्पना का जन्म दिया जाएगा। आप बच्चा सोचेगा कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत आजाद कैसे होता। इसमें क्या होगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। जो इतिहास की व्यवस्था थी, डेट सन ये सब रटते रहो उस सबसे मुक्ति। अब बात क्या करेंगे, सीधे आप इसमें जो आलोचनात्मक प्रणाली है इसका उपयोग करेंगे।
कि अगर पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं बनते तो भारत की व्यवस्था कैसे होती। इस तरह के ढेर सारे प्रश्न आपके सामने आलोचनात्मक प्रश्न के रूप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए ऐसे पूछे जाएंगे और डेट तिथि ये सब की समाप्ति की बात कर दी गई है। आगे देखते हैं विदेशी भाषा के अध्ययन प्रारंभ। विदेशी भाषा का अध्ययन भी आप इस स्तर में चौथे पड़ाव पे आप किसी एक विदेशी भाषा का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखेंगे इसमें चीनी भाषा का बहिष्कार किया गया है, क्योंकि चीन क्या है, चीन एक धोखेबाज देश है और चीन जैसा नकली खुद वैसे नकली उसका सामान, इसलिए चीनी भाषा को छोड़ के आप सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा का अध्ययन इस क्लास के अंतर्गत आप कर सकते हैं। इसके लिए अलग से शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। चीन बुरा है तो क्या हुआ, वहां की भाषा भी हमको सीखनी चाहिए ताकि चीन की भाषा को सीख के चीन का व्यापार हम अच्छे से कर सके, उनका पैसा भी खींच के भारत ला सके। वो बुरा है तो क्या हुआ, लेकिन हमको चीनी भाषा भी सीखनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब आपके मन में एक समस्या आ रही होगी कि हमने 5 + 4 + 3 + 3 + 4 को तो समझ लिया, अब ग्रेजुएशन और पीजी कैसे करें। तो आइए उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि ग्रेजुएशन हमारा इस 4 साल का हो गया है। जो ग्रेजुएशन होगा वो अब 4 साल का होगा। पिछले पहले क्या होता था, हम बीए, बीएससी, बीकॉम करते थे 3 वर्ष का ग्रेजुएशन। अब उसको थोड़ा सा मसौदे को चेंज करके 4 साल किया गया है। अब इस 4 साल का भी अलग अलग बेनिफिट है, इसको बहुत मजेदार किया है, बहुत बेहतर कर दिया पहले की अपेक्षा। पहले अगर आप 1 साल पढ़ के बीए छोड़ देते थे तो आपको वो 1 साल का कोई उपयोग नहीं होता था। अगर आपने 2 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया है तो उस 2 साल का उपयोग आप नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें एक आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिला है। इसमें क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन 1 वर्ष करते हैं तो भी आपकी डिग्री वैल्यूएबल है, उसकी मूल्य है, उसको कहा जाता है सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा। अगर आपने 1 साल बीए करके छोड़ दिया तो उसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेट कोर्स करिए आपने। अगर आपने 2 साल करके छोड़ दिया तो 2 साल को हम डिप्लोमा कहेंगे। आप 2 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, उसको हम डिप्लोमा कहेंगे, इसकी भी मान्यता मिलेगी। अगर आपने 3 साल करके छोड़ दिया तो इसको हम डिग्री कहेंगे। अब एक बीच में रुकूंगा मैं। अगर आपने 1 वर्ष पढ़ाई किया, सर्टिफिकेट ले लिया, अब आप 4 साल बाद नौकरी करने चले गए, पैसे की दिक्कत आ गई, 4 साल बाद आप आके सीधे आप दूसरे वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं, या दूसरे वर्ष छोड़कर 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आप तीसरे वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। री एंट्री प्रोसेस को इसमें जोड़ दिया गया है। आप किसी भी स्टेज पर कभी भी आके इसमें एंट्री मार सकते हैं, यानी कि आपकी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी। अगर आपने 3 साल पे चाहे तो पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ने का मन है तो 4था साल पढ़िए, और पढ़ने का मन नहीं है, अगर आपको जॉब की तैयारी करनी है, आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई यहाँ 3 साल पे, और आप चाहे तो यहाँ पे आप जॉब, इंटरव्यू और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी इसी आधार पर आप डिग्री बेस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे पढ़ाई करने का मन है तो आप 4था वर्ष पूरा करिए। 4थे वर्ष को कहा जाएगा रिसर्च, यानी अगर 1 वर्ष पढ़े तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पढ़े तो डिप्लोमा, तीसरे वर्ष को डिग्री और चौथे वर्ष को हम रिसर्च कह देंगे। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, प्रतियोगिताओं में जाना है स्नातक स्तर पे, तो आपको 4था वर्ष पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 3 साल डिग्री कोर्स करके जॉब, इंटरव्यू और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है तो आप 4था साल पूरा करिए। ये तो हो गया स्नातक स्तर की पढ़ाई। अब हम पीजी के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले कि स्नातकोत्तर में पढ़ाई कैसे करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट में 2 तरह की व्यवस्था की गई है। पहली व्यवस्था है 1 वर्ष और दूसरी व्यवस्था 2 वर्ष। जिन बच्चों ने 4 साल पढ़ाई पूरी की है, स्नातक में, ग्रेजुएशन में, रिसर्च तक पढ़ाई किया है, उनको केवल 1 वर्ष का पीजी करना होगा। जो बच्चे बीए में 4 साल समय दे रहे हैं या स्नातक में 4 वर्ष का समय दे रहे हैं, मैं बीए, बीएससी, बीकॉम का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अपने रुचि के आधार पर आप साइंस भी, मैथ भी, बायो भी, कॉमर्स भी, कई तरह के विभिन्न विषय चुन सकते हैं और किसी एक इंटरनेशनल विषय का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें अगर आप 4 साल तक पढ़ाई किए स्नातक, तो आप पीजी केवल 1 वर्ष का पीजी होगा आपका। और अगर आप 3 साल की डिग्री के बाद चाहते हैं कि मैं डिग्री कर लिया हूँ और पीजी करना चाहता हूँ, मैं रिसर्च नहीं करना चाहता, मैं एग्जाम की तैयारी करने चला गया था, उसके बाद पीजी करना चाहता हूं, तो आपको पीजी 2 साल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने स्नातक में 3 साल पढ़ाई किया है तो पीजी 2 साल, स्नातक में 4 साल पढ़ाई किया है तो पीजी 1 साल।
यानी दोनों को मिला के यूजी पीजी को मिला के 5 साल पहले भी लगता था और आज भी लग रहा है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। पर इसमें आपको आजादी दी गई है, हर साल के डिग्री की वैल्यू आपकी बढ़ गई है। छोटी सी बात कर लेते हैं, एमफिल को हटा दिया गया है। अब एमफिल की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है किसी पीएचडी के लिए। आप सीधे पुराने पैटर्न के हिसाब से पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। अब एमफिल को बंद कर दिया गया है। अब एमफिल पूरे भारत में नहीं होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। वीडियो बढ़ाना हो, इसके लिए मैं कम शब्दों में इसके कुछ गुण की चर्चा कर दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ गुण क्या क्या अच्छे गुण निकल के आ रहे हैं, कुछ अच्छी बातें निकल के आ रहे हैं, उस पर मैं कम शब्दों में चर्चा करूं तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात आ रही विद्यालय शुल्क। जो प्राइवेट स्कूल के शुल्क कभी 2 लाख, किसी विद्यालय के 3 लाख, अपने हाई रेपुटेशन बिल्डिंग के आधार पर बड़ी बड़ी शुल्क मांगते थे, बड़ा बड़ा प्रोफेशनल फीस लेते थे, लेकिन उन सबको अब बिल्कुल कटौती कर दी गई, जेब काट दी गई प्राइवेट स्कूलों की। अब उनके 3 स्तर बनाए जाएंगे, ग्रेड 1, 2, 3। आप देख पा रहे होंगे जो सबसे बेहतर स्कूल होंगे, सबसे अच्छी एजुकेशन पॉलिसी होगी, उनका थोड़ा अधिक रहेगा। ग्रेड 2 वाले का कम, ग्रेड 3 वाले का थोड़ा कम, उससे अधिक फीस आप नहीं ले सकते। यहाँ तो वर्तमान समय मनमानी, जो विद्यालय जो चाहे वो रेट ले सकता है। 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख तक के पैकेज हैं हाई स्कूल स्तर की बात करूं तो। लेकिन यहाँ पे सरकार उनको एक दायरे के अंदर बांध देगी कि ग्रेड 1 में आते हैं तो इतना ही फीस लेंगे, चाहे कितना भी प्राइवेट क्यों ना हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग हवेली क्यों नहीं बना रखे हैं, आप फीस इतना ही लेंगे, इससे अधिक नहीं ले सकते। दूसरी बात करूं व्यवसायिक शिक्षा की, तो 6 से लेकर कक्षा 8 तक व्यवसायिक शिक्षा के आधार पर बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि लड़कियां अगर पढ़ाई न करना चाहें तो सिलाई, कटाई, बुनाई, और लड़के मुर्गी फार्म, पशुपालन और मछली पालन या पढ़ाई का काम सब कुछ सीख के अपने व्यवसाय का खुद चुनाव कर सके। आगे परीक्षा परिणाम की बात करूं तो इस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। परीक्षा प्रणाली को 360 कर दिया गया है, 360 डिग्री। पहले क्या था, परीक्षा दो और अंक मिलते थे। अब क्या होगा, परीक्षाएं तो बात की बात है, परीक्षाओं के साथ साथ बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करेगा। एक कॉलम परीक्षा प्रणाली में जो अंक मिलेगा, जो रिजल्ट बनेगा, उसमें बच्चा भी अपने आप को नंबर देगा, अपने आप का मूल्यांकन करेगा कि 100 में मैं कितना पाने योग्य हूँ, मेरा आत्मविश्वास कितना बेहतर है, मैं कितना अच्छा लिखता हूँ। इससे क्या होगा, जो बच्चे 18 साल के बाद अपने बारे में असेसमेंट करके अपनी जिम्मेदारी लेते थे, वो बच्चे छोटे से ही अपनी जिम्मेदारी को समझना शुरू कर देंगे और अपने आप का आकलन मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे, जिससे बच्चा खुद अपने कमियों को ढूंढ कर दूर करना शुरू कर देगा। उसका जो नंबर है, उसके फ्रेंड्स भी नंबर देंगे। एक कॉलम वो भी होगा कि 100 नंबर में से आपके दोस्त को देना है। 100 नंबर में खुद आप डिसाइड कितना नंबर लेंगे, 100 नंबर दोस्त देंगे, 100 नंबर में से 100 नंबर टीचर का होगा और बाकी 700 नंबर सिलेबस का होगा। अब सोचिए, बच्चा स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा क्योंकि उसको दोस्तों से भी 100 नंबर पाने हैं। वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, एकदम मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाकर विद्यालय में रहेगा। नहीं तो जानता है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो गई तो दोस्त मेरा पैसा, मेरा नंबर काट देंगे। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के विभाग। इसमें अलग अलग विभाग बनेंगे। पढ़ाई करने के लिए अलग विभाग होगा, शिक्षकों को मैनेजमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए अलग विभाग होगा, उनके छात्रवृत्ति प्रबंधन के लिए बच्चों की अलग विभाग होगा, और परीक्षा का मूल्यांकन और नंबर देने के लिए अलग विभाग होगा। अर्थात विभाग बंटने से जिम्मेदारियां शिक्षकों पर कम हो जाएगी और हमारे पढ़ाई के स्तर और बेहतर बनेगा। आगे देखते हैं विदेशी विश्वविद्यालय। टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी है विदेश के, वो यहाँ पे अपनी संस्था, अपना ब्रांच खोल सकते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। ऐसे एडू गोरू कोई नहीं खोल सकता। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी पाकिस्तान नहीं खोल सकती, नहीं तो बम बनाने के प्रशिक्षण देंगे। यहाँ पे टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी है उसमें से चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी विदेश की आके भारत में अपना ब्रांच खोल के अपनी पढ़ाई लिखाई करा सकती है। मुख्य बात करूं जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। पहले पूरे सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाता था, लेकिन इस पॉलिसी में उस हिस्से को 6% कर दिया गया है। यानी एजुकेशन में क्या होगा, अब दुगनी लागत लगाई जाएगी। अब एजुकेशन का स्तर और बढ़ेगा। जितना पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगा रहे थे उससे ठीक दुगना। पहले जीडीपी का 3% हिस्सा लगता था, अब जीडीपी का 6% हिस्सा हमारे शिक्षा में खर्च किया जाएगा। ये ढेर सारी विशेषताएं इसकी। अब एक छोटी सी मैं कमियों की बात करूं, मेरे हिसाब से जो कमी लगी कि इसमें इंग्लिश की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। अब बच्चे अंग्रेजी में कमजोर होना शुरू कर देंगे। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने और प्रेरित करने के चक्कर में बच्चे अंग्रेजी से पढ़ना कम करेंगे तो बच्चे अपने भारत तक रखकर ही सीमित हो जाएंगे, विदेशों में व्यापार या नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये मेरे हिसाब से कमी हो सकता है कि भविष्य में सरकार इसको करेक्ट करे और अनिवार्यता करे। यहाँ अंग्रेजी आप पढ़ सकते हैं पर अनिवार्य नहीं है, आप मातृभाषा में शिक्षा लेने के लिए कहा गया है।
एक और समस्या आ रही, सभी राज्यों के समान पाठ्यक्रम। जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ये भी मेरे हिसाब से छोटी सी चूक हो रही है, क्योंकि हर राज्य की संस्कृति, भाषा या वहाँ के परिवेश के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बेहतर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।